हम हैं नया IBN 7, हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर, जहां आपकी रिपोर्ट्स, आपके मुद्दों के साथ हम लगातार खड़े रहते हैं। आपकी परेशानियों को हम ले जाते हैं अधिकारियों के पास और उनसे जवाब मांगते हैं और खड़े रहते हैं आपके साथ तब तक जब तक आपकी मुश्किलों का कोई समाधान न मिल जाए। आज सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर है फॉलो अप स्पेशल। आइए दिखाते हैं क्या कुछ लेकर आए हैं आज आपके लिए। मैं मोहम्मद आरिफ अशरफ सीए बना था यह बताने के लिए कि मेरी बेटी पर किस तरह तेजाब फेंका गया था। दोनों के उस जाली सर्टिफिकेट के आधार पर कोशिश कर रहे हैं जुवेनाइल हो जाएं ताकि उनको कम से कम सजा मिले। लेकिन जून 2014 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रस्तावित बदलावों से मुझे कुछ उम्मीद बंधी है। मैं हूं सज्जाद हैदर, कराची, पाकिस्तान से। और हमने दोनों देशों के युवाओं से ये जानने की कोशिश की कि उनका क्या सोचना है इस बार के नोबेल पीस प्राइज के बारे में। 15 साल की तुबा तबस्सुम पर 4 लड़कों ने एसिड से हमला किया। उनकी त्वचा पिघल चुकी थी, चेहरा पहचानने लायक नहीं था और 1 साल तक अस्पताल में रहने के बाद वो बाहर आईं। लेकिन ना ही उन्होंने ना ही उनके परिवार वालों ने हार मानी और शुरू करी अपनी इंसाफ के लिए लड़ाई। 2013 में तुबा के पिता आरिफ अशरफ पहली बार सिटीजन जर्नलिस्ट बने और तब से लेकर अब तक IBN 7 की सिटीजन जर्नलिस्ट टीम उनके साथ खड़ी है। वहीं 4 आरोपियों ने हर हथकंडा अपनाया। वो अपने आप को जुवेनाइल भी साबित करना चाहते हैं, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों ने कुछ उम्मीद की किरण दिखाई है। आरिफ अशरफ फिर से बने हैं सिटीजन जर्नलिस्ट और वो पूछ रहे हैं कि ये एक्ट जब लागू होगा क्या पुराने पेंडिंग केसेस जैसे कि तुबा पे भी इसका असर होगा या नहीं। मर्डर जो है वो तो मरने वाला मर गया, घर वाले फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये डेली जब भी देखिए वो ताजा, तो हीनियस से भी ये ज्यादा हीनियस है। वो 26 सितंबर 2012 का दिन था। मेरी 15 साल की बेटी तूबा पर तेजाब से हमला हुआ। वो साइकिल से ट्यूशन जा रही थी जब 4 लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। मैं मोहम्मद आरिफ अशरफ 2 साल पहले भी सीए बना था यह बताने के लिए कि मेरी बेटी पर किस तरह तेजाब फेंका गया था। लेकिन आज 2 साल हो गया, उन लोगों को अभी तक सजा न मिली, इसलिए कि वो लोग जुवेनाइल का सहारा ले रहे हैं। उस हमले में मेरी बेटी का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। उसकी बाईं आंख की रोशनी भी चली गई। वो 3 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। दोनों के उस जाली सर्टिफिकेट के आधार पर बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह जुवेनाइल हो जाएं ताकि उनको कम से कम सजा मिले। वो चारों लड़के अपने आप को नाबालिग साबित करने के लिए सभी हथकंडे अपना रहे हैं। आयु प्रमाण पत्र नकली साबित हो जाने के बावजूद वो अब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जून 2014 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रस्तावित बदलावों से मुझे कुछ उम्मीद बंधी है। नए ड्राफ्ट में एक खास प्रावधान जोड़ा गया है जिससे जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 साल के किशोरों पर वयस्कों की तरह ही मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसे में अगर वो 4 लड़के अपने आप को नाबालिग साबित कर भी दें तो भी उन पर वयस्कों की तरह ही मुकदमा चलाया जाएगा और पूरी सजा मिलेगी। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ऐसा खौफनाक जुर्म कोई नाबालिग कर ही नहीं सकता। प्री प्लान किया गया, तेजाब खरीदा गया, एक लड़के को पैसे के लालच में बुलाया गया और बिल्कुल स्प्राइट का बोतल काटा गया, सुबह में छुप करके फेंका गया। ये सब एक बिल्कुल क्रिमिनल माइंडेड यानी जो क्राइम करते हैं उस तरह की हरकत है। मैंने IPC की धारा 120B और 34 के तहत कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है, जिसका मतलब है कि साजिशन जुर्म को अंजाम दिया गया। जुवेनाइल का जो उनका मुकदमा है सब पेंडिंग है, यानी वो जुवेनाइल घोषित नहीं हुए हैं और अमेंडमेंट के बाद अगर वो घोषित हो रहे हैं तो ये अमेंडमेंट का फायदा तुबा के केस में तुबा को मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि नया कानून पुराने मामलों पर भी लागू होगा और मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आज 2 साल से ज़्यादा हो गया
मैं चाहता हूं कि मुजरिमों को जल्द से जल्द सज़ा मिले और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मैं मोहम्मद आरिफ अशरफ, CJ IBN के लिए। पिछले हफ्ते हम आप तक लेकर आए थे तारा बालोगोपाल की कहानी। वो अपने ज़माने की मशहूर नृत्यांगना रही हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में वो अकेली हैं। अपनी छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए वो दूसरों पर आश्रित हैं। लेकिन IBN 7 पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप में से कुछ लोग आगे बढ़े हैं। रुंजुन शर्मा इस हफ्ते फिर गई तारा से मिलने, लेकिन उन्होंने पाया कि 2 लोग आज तारा की ज़िंदगी में कुछ उम्मीद लेकर आए हैं। मधुर मधुर आज नहीं वो राग। तारा बालगोपाल नृत्य की कई विधाओं में पारंगत थी। बेशुमार पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया, यहाँ तक कि उनके नाम पर डाक टिकट तक जारी हुए। कई दशक तक उन्होंने देश के राष्ट्रीय वाद्य यंत्र वीणा को बजाया। लेकिन गौरव और सम्मान के लम्हे आज धुंधला चुके हैं। 86 साल की उम्र में उनकी यादें भी धुंधली पड़ चुकी हैं। हाथ कांपते हैं और वो 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई में उलझकर सारी उम्मीदें छोड़ चुकी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर के तौर पर वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के बाद तारा और उनके पति ने पेंशन के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई। 4 साल पहले तारा के पति की भी मौत हो गई और वो कानूनी लड़ाई भी हार चुकी हैं। They have not recognized my services. मुकदमेबाजी में उनकी सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई। ये हमें खाना दे देती है, कोई और दे देता है। लेकिन फिर भी कुछ शुभचिंतक हैं जिन्होंने उनकी सुध लेना शुरू किया है। वो जिन हालातों में रह रही थी, that was terrible. हमें लगा हमें उनकी उसी टाइम इमीडिएट हेल्प करनी चाहिए। हमने उनका थोड़ा बहुत हाउस क्लीन करवाया। कुछ इमीडिएट चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए, लाइक अभी सर्दियाँ आ रही हैं, देयर इज़ नो गीज़र, उनका फ्रिज इज़ नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन, उनका खाना एंड पीना जो कुकिंग है वो भी वो नहीं कर पाती हैं। सो शी नीड इमीडिएट हेल्प। इन सब चीज़ों के अलावा हम चाहते हैं कि उनके जो पेंशन का इशू रिजॉल्व हो जाए, अकाउंट्स दोबारा से एक्टिव हो जाएं। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो उनका केस लास्ट 2013 में जो जजमेंट आया था, जो इनके अगेंस्ट गया था, हम उनको दोबारा खुलवाना चाहते हैं। एंड आई वुड personally want the members of the legal fraternity to come forward and help her in whatever way they could. तारा को सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए, उन्हें जरूरत तो भावनात्मक मदद की भी है। इन दोनों बच्चों ने मेरा लाइफ बदल दिया, यही लग रहा। नहीं तो मैं अकेले लड़ नहीं सकती, इतना ताकत मेरे पास नहीं है। तारा बालगोपाल की कहानी बहुत से दिलों को छू गई है। कुछ जैसे कि कुलप्रभा और रूबी सामने आकर उनकी मदद कर रहे हैं, पर तारा जी को लगातार मदद की ज़रूरत है। हम IBN 7 आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सामने आइए और जो भी मदद कर सकते हैं कीजिए। हम अब तारा जी की स्टोरी मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर में भी लेकर जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर में हमने तारा बालगोपाल की एप्लीकेशन जमा करवा दी है। हमको विश्वास है कि ये ओल्ड आर्टिस्ट पेंशन जल्द ही रिलीज़ हो जाएगी। ये एक छोटा सा कदम है उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का। कैमरामैन सूरज चौधरी और नरेंद्र सिंह के साथ नई दिल्ली से मैं हूँ रुंजुन शर्मा। हमें उम्मीद है कि मिनिस्ट्री इस दरख्वास्त पर गौर करेगी और हम भी अपना दबाव लगातार बनाए रखेंगे। और अब बात करते हैं हमारे पार्टनर्स वीडियो वॉलंटियर्स की, और सच में ये रिपोर्ट दिखाती है सिटीजन मूवमेंट का असर। 2011 में कम्युनिटी कॉरेस्पॉन्डेंट भान साहू ने छत्तीसगढ़ के स्कूल की दशा फिल्माई थी। अध्यापकों की कमी की वजह से यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ये फिल्म ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक पहुंची और अब इस रिपोर्ट का हुआ है असर। एक साल पहले ग्राम मचांदूर अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव में शिक्षा के कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रहा था, जिस पर मैं वीडियो बनाई थी। मैं प्राथमिक शाला मचांदूर में सन 2008 से पदस्थ हूँ और इस संस्था में हम लोग 2 ही टीचर हैं और
2010 में मेरा प्रथम चरण में जनगणना ड्यूटी लगाया गया था और द्वितीय चरण में 2011 में फरवरी में लगाया गया था, जिससे यहाँ साला एक शिक्षकी साला हो गया था और एक शिक्षक ही रहकर पढ़ाई संचालित की, जिससे बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है। जब ये वीडियो बन गया था, पब्लिश हो गया था, तो इस वीडियो को मैंने वहाँ के सर को दिखाने के बाद सर ने विकासखंड अधिकारी, शिक्षा अधिकारी को दिखाया। वीडियो का असर हुआ है, जिनको देखने के बाद हमारे साला पे एक नई टीचर का व्यवस्था किया गया। अभी हम लोग वर्तमान में यहाँ 3 शिक्षक हैं, तो शैक्षिक कार्य अच्छी तरह से अभी चल रहा है। मेरा नियुक्ति इसी सत्र पे 8, 9, 12 को हुआ प्राथमिक शाला मचांदूर में। यहाँ शिक्षक की कमी थी, यहाँ मांग किया गया था, इसके तहत मुझे ये स्कूल मिला है। 3 टीचर हो जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई में तो असर होगा, पूरे कोर्स कंप्लीट होगा और बच्चे अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए। सीजे शो आपका अपना शो है और यहाँ हमेशा जगह है आपके विचारों के लिए। सीजे टीम की रुंजुन शर्मा पहुंची आपसे पूछने आपकी राय इस हफ्ते की बड़ी न्यूज स्टोरीज के बारे में। मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फ़ोन यूज करने से कोई रेप हो सकता है। The police always tries to give some kind of lame excuses so that they can get rid of the political influence or the embarrassment they face. No, it's totally foolish and it's a stupid statement according to me. यूपी पुलिस को इस तरह के बयानबाजी के अलावा इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचना चाहिए। किस एंड हग ये कल्चर्स के लिए हमारी ख़राब है। हमारी जो संस्कृति है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती। बट या वो 16+ है ना, हमारी गवर्नमेंट ने पूरी परमिशन दे रखी है, तो ऐसे उनको पार्क से उठा के जेल में डालना, दैट्स नॉट राइट, सो दे कैन प्रोटेस्ट। हमारे इंडिया में इसे बहुत बड़ा हुआ मानते हैं कि हम किसी को जाके हक कर लें तो गलत नज़रिए से देखते हैं। आजकल 5 साल बच्चों के रेप हो रहे हैं, सो दैट्स नॉट, हम थिंकिंग बदल नहीं सकते, बट या उनको सख्त से सख्त कुछ पनिशमेंट दे के हम इसको रोक सकते हैं। अगर स्कूल वो सेफ्टी पॉइंट से नहीं देख रहा है बच्चों को, वो अपनी तरफ से लीनियंसी बरत रहा है विच इज़ रॉन्ग, तो ऐसे स्कूल को बंद कर दिया जाए तो ही बेटर है। इसे देखकर कि ये नहीं कि हाँ हम बिल्कुल ही अपनी कोशिश बंद कर देंगे या फिर हम पढ़ना छोड़ देंगे या फिर बच्चियों को स्कूल भेजना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लौटकर जरूर आइए, बहुत कुछ है ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट शो, जहां हम आपकी लड़ाई में आपके साथ लगातार बने हैं। क्लीन अप इंडिया इनिशिएटिव भी एक ऐसी मुहिम है जिसे हम लगातार अपने शो पर दिखा रहे हैं और आज हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ आपने भी हमारा साथ दिया है। रुचिका है गुड़गांव में रहने वाली और अब उन्होंने गार्बेज प्रॉब्लम से निपटने का एक अभियान शुरू किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, आई एम रुचिका। आज मैं सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर अपने कैंपेन व्हाई वेस्ट योर वेस्ट यानी कचरे को क्यों बर्बाद करें पर बात करूंगी। साथ ही इस बारे में भी बात करूंगी कि आप कचरे को कम करके कैसे अपने शहर और पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं। मैं पिछले 5 सालों से गुड़गांव में रहती हूँ, लेकिन अभी शहर धीरे धीरे कचरे के शहर में बदलता जा रहा है। शॉपिंग मॉल्स और भागती मेट्रो के आसपास हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कचरा, बड़े बड़े इमारतों के निर्माण की वजह से निकलने वाला कचरा और दूसरे तरह का कचरा पड़ा रहता है। कचरे को लापरवाही से कहीं भी फेंक दिया जाता है। शहर में हर जगह हमें फैला कचरा दिखाई देता है। शुरुआत में मैंने प्रधान सचिव और मुख्य सचिव को इसके लिए एक चिट्ठी लिखी कि गुड़गांव में ऐसी कोई जगह बनाई जाए जहां कचरा फेंका जा सके, पर मुझे इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला।
प्रशासन से किसी तरह की मदद नहीं मिलने के बाद मैंने खुद ही अपनी कम्युनिटी में कचरे को कम करने और इसके बारे में जागरूकता अभियान चलाने का बीड़ा उठाया। हमने मिलकर वाई वेस्ट योर वेस्ट कैंपेन चलाया। हम RWA और स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर इस अभियान को चलाते हैं और आखिरकार मैंने इस बदलाव की शुरुआत अपने घर से ही की। मैंने अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए अलग से एक डस्टबिन रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसका निपटारा सावधानी से किया जाना चाहिए। मेरे घर में मैंने सूखे और गीले कचरे के लिए भी अलग डस्टबिन रखे हैं। अगर हम स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें कचरे को फैलने से रोकना होगा और ये शुरुआत हमें और आपको ही करनी होगी। IBN7 के लिए CJ रुचिका। और अब एक बहुत ही खास रिपोर्ट जो आई है सरहद के दोनों तरफ से। भारत और पाकिस्तान को इस बार नोबेल शांति पुरस्कार साथ में दिया गया और दोनों देशों के नौजवान इसे शांति और दोस्ती की ओर एक इशारा मानते हैं। भारत से कमला श्रीपादा और कराची से सज्जाद हैदर अब लाए हैं नौजवानों की उम्मीदें। I'm Kamala Shripada reporting for CNN IBN from New Delhi, India. And this is Sajjad Haider reporting for Dawn.com in Karachi, Pakistan. अक्टूबर में ही भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ लिया गया, लेकिन जंग के लिए नहीं, शांति के लिए। बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत के कैलाश सत्यार्थी और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। And we decided to speak to young people on both sides of the border to find out what they thought about this joint Nobel Peace Prize that India and Pakistan now share. And that too at a time when there have been ceasefire violations across the LOC. Just to listen to the thing, that India and Pakistan are getting the, Nobel Peace Prize at the same time, it is very contenting and I feel really happy right now. These days on the Pakistan-Indian border are like tense. I think this decision of getting the Nobel laureate shared by India and Pakistan is a very good decision to initiate peace between these two countries. The ceasefire violation is just between the government. The people have nothing to do with it. They don't want it to happen. The whole world knows the potential of these two nations, and its own people need to work together to show its full potential. We also asked them how this award could benefit children not just in the individual countries that receive the prize, but children worldwide. I think Malala and Kailash Satyarthi can actually form an organization. Since both have become famous all over the world, they can help other countries who are dealing with the same problem. If they can both work together to promote that, then I'm sure it would cause a very significant impact on both of the countries. Malala and Kailash working together for a Nobel cause would be something which should be really appreciated, and I'm looking forward to their venture actually. The irony is that we haven't pointed out for you. You wouldn't have known which child is from India and which is from Pakistan. There is overwhelming hope on both sides of the border for not just the Nobel Prize winners to work together, but for also the leaders of both the countries to work for a peaceful future. With video journalist Sumit Javori in New Delhi, Kamala Shripada. And with Yumna Rafi in Karachi, this is Sajjad Haider. जी हाँ, ये थी हमारी सिटीजन जर्नलिस्ट टीम जो आपके साथ हैं हमेशा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हमसे फिर मिलिए, तब तक के लिए नमस्कार।